ओके, देखिए मार्केट जब भी आप देखें, न्यूज हो या फिर न्यूज नहीं हो, अगर आपको मार्केट ऐसे दिखे कि उसके विक्स जो है ना कैंडल्स के, वो बॉडी से बहुत बड़े हो जाए, ठीक है, लाइक दैट, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है। अगर आपको ऐसा लगे कि विक्स बॉडी से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है। इस मार्केट के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट यूज ना करें, खास करके जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो देखें कि मार्केट किस तरीके से, किस डायरेक्शन में चल रही है, और इस डायरेक्शन में चलते हुए मार्केट में बॉडीज ज्यादा बड़ी हैं या फिर विक्स ज्यादा बड़े हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये सारी मार्केट अनसर्टेनिटी है, यहाँ से लेके यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सब अनसर्टेनिटी में आता है, क्योंकि यहाँ पर आप इसकी साइज, इसकी साइज, इसकी साइज देखें, ये चेक करें, और ये दो कैंडल चेक करें, और साथ में यहाँ पर फिर ये जितनी भी मूवमेंट है, ये सब की सब अनसर्टेनिटी है। अब ये टाइम हो रहा है 1:45, और हमारे पाकिस्तान का टाइम 1 बजे, 1:15 की मार्केट है। 1:15 मार्केट में ये इस तरीके की मूवमेंट आई है। अब 1:15 क्या था, अगर हम देखें कि 1:15 यहाँ पर कुछ था ऐसा, तो यहाँ पर 1:15 कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा खास। बस ये यूरो की न्यूज आ रही है 1:30, ठीक है, यानी यूरो की जो माइनस की न्यूज आई थी, और यहाँ पर 12:15 से लेके ये, और ये इसकी जो है ना न्यूज है, तो इससे भी फर्क पड़ता है मार्केट का। लेकिन आप मार्केट वो वाली सिलेक्ट करो जिसके अंदर बॉडी का रेशो एज कंपेयर टू द विक रेशो वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आज मैं कुछ विक रेशो के ऊपर भी बात करूंगा, अपर रेशो, देन लोअर रेशो, देन बॉडी, उसके साथ वॉल्यूम। तो सारी चीजें जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको उससे कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा फिल्टर्स हो जाते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ताकि फिर इस विक रीडिंग के ऊपर भी आ जाएंगे। पहले हम वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन करेंगे, और इसके अभी प्राइस एक्शन के अंदर कुछ एक चार्ट पैटर्न का टॉपिक और न्यूज रीडिंग का, और उसके बाद एक मार्केट का है कि कौन सा ट्रेडिंग टाइम अच्छा होता है, उसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन पहले जो मेजर टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सॉरी सर, सप्लाई एंड डिमांड भी कल आपने कहा था कि हम जी उसको भी आज देखेंगे। जी जी, मुझे सब याद है। ठीक है सर। ठीक है। अभी उसके ऊपर आएंगे ना, क्योंकि अब अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो वो भी सप्लाई एंड डिमांड होती है, तो वहां पर वो उसको क्लियर करेंगे। बस देखिए यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम को थोड़ा समझे। ये जो डेफिनेशन वॉल्यूम की लिखी हुई है, अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर असेट ट्रेडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि हम किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं, चाहे वो 5 सेकंड का हो, 15 सेकंड का हो, 30 सेकंड का हो, या 1 मिनट का हो, या उससे ज्यादा हो, 1 घंटे का हो, 4 घंटे का हो। तो जब उस टाइम पीरियड के अंदर बाय या सेल होता है, तो किसी भी असेट का पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेड किया जाता है। मतलब कि अमाउंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर एक चीज लिखें, नंबर ऑफ ट्रेडर्स, नंबर ऑफ ट्रेडर्स, और नंबर ऑफ ट्रेडर्स होंगे तो ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बनाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होंगी तो नंबर ऑफ लॉट्स बनेंगे। अब फॉर एग्जांपल 1200 ट्रेडर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जो 1 मिनट की या 1 घंटे की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक्टिव ट्रेडर्स कितने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? 1200 हैं। ये 1200 ट्रेडर 1500 ट्रांजेक्शन करते हैं, और टोटल ये जो इन 1500 ट्रांजेक्शन में बाय कर पाते हैं वो होता है 430 लॉट्स। अब हम इसमें तीन ऑप्शन में से वॉल्यूम किसको माने? नंबर ऑफ ट्रेडर इज द वॉल्यूम, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज द वॉल्यूम, और नंबर ऑफ लॉट्स परचेज्ड, दैट इज द वॉल्यूम। इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा, कोई बताए मुझे? नंबर ऑफ लॉट्स। तो इसका मतलब है सर कि नंबर ऑफ लॉट्स। कितनी भी ट्रांजेक्शन हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी ट्रेडर्स की अवेलेबिलिटी हो मार्केट के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है, वॉल्यूम तो आप काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ लॉट्स, अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी
तो वॉलेटिलिटी बनेगी जरूर, बाय और सेल की वॉलेटिलिटी जरूर बनेगी। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का जो ताल्लुक है वो वॉलेटिलिटी बनाने से है, और नंबर ऑफ लॉट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस शो करने का होता है, कि ये हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ या वीकनेस शो करता है। जब हम यहाँ पर एक डिस्कस करें कि एक यूरो वर्सेस यूएसडी, यूरो वर्सेस यूएसडी, 1 euro for example is equal to 1 euro is equal to 1.08 USD। तो 1 euro क्या है? 1 euro क्वांटिटी में यूरो की तादाद 1 euro इज इक्वल टू 1.08। 1 euro इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 euro इज इक्वल टू 1 यूनिट। और इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे 1 लाख यूरो और 1 लाख यूनिट्स, वी कैन से 1 लाख यूनिट्स इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड लॉट। जो एक स्टैंडर्ड लॉट, अब यहां पर कितने लॉट्स हैं? 430 लॉट हैं। तो एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर कितने यूनिट्स परचेज किए गए? 1 लाख यूनिट परचेज किए गए। इसी तरीके से 10,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 0.1, इसको बोलते हैं मिनी लॉट, मिनी लॉट। इसी तरीके से 1000 यूनिट इज इक्वल टू 0.01, और इसको हम बोलते हैं माइक्रो लॉट। और इससे भी नीचे 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 0.001, हम इसको बोलते हैं नैनो लॉट। ये हमारे लॉट्स होते हैं जो एक बंदा, एक ट्रेडर परचेज करता है। कोई 0.1 परचेज करता है, कोई 0.2 परचेज करता है, कोई 0.5 के 5 एंट्रीज परचेज करता है, कोई 1 लॉट परचेज करता है। मैक्सिमम कितने वो लॉट एक बंदा परचेज कर सकता है? एक एंट्री के अंदर 20 लॉट्स परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर टोटल जो 430 परचेज किए गए, अब वो 430 जो परचेज किए गए वो स्टैंडर्ड लॉट है 430, वो मिनी लॉट नहीं है। हाँ, ये सारे जमा करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने 0.1 लिया, किसी ने 0.5 लिया, एंड किसी ने 0.7 लिया, किसी ने 0.001 लिया, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिलाए, फॉर एग्जांपल 430 बन जाए। तो वो सारे ये स्मॉल लॉट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड लॉट में कन्वर्ट करके यहाँ पर उसकी रीडिंग आ जाती है। तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि जब एक कैंडल के अंदर जब बाय आती है तो कैंडल राइज करती है, जब कैंडल के अंदर सेल आती है तो वो डिक्लाइन करती है। अब हम वो देखें कि जितनी बाइंग हुई या जितनी सेलिंग हुई, क्या उसके हिसाब से प्राइस ने मूव किया या नहीं किया, या उससे ज्यादा मूव किया, ये बात पता चलती है। अगर ज्यादा मूव किया तो उसका असर क्या रहेगा, और कम मूव करती है तो उससे उसका असर क्या रहेगा। और अगर विक बनता है, प्राइस वॉल्यूम ज्यादा बनता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और अगर विक नहीं बनता या लोअर विक बनता है तो ये सारी कंडीशंस हमें समझनी है। तो इन सारी कंडीशन को समझने के लिए, इस वॉल्यूम को मजीद समझने के लिए, जब भी हम वॉल्यूम के एनालिसिस करते हैं तो वॉल्यूम दो किस्म से जवाब देता है, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक, या एक ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर इसको बोले वैलिडेशन वर्सेस एनामली। वैलिडेशन और एनामली का जवाब मिलता है। वैलिडेशन मींस ट्रू, मींस स्ट्रॉन्ग, और एनामली का मतलब होता है वीक, फॉल्स। तो ये दो जवाब मिलते हैं। तो जब वॉल्यूम को हम रीड करेंगे तो हमें जवाब कौन से मिलेंगे? दो, एक एनामली और एक वैलिडेशन का। अब ये वैलिडेशन और एनामली कौन से रूल के तहत हमें जवाब देगा? उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स इस तरीके से माना जाता है कि यहाँ पर एक एफर्ट वेज रिजल्ट का रूल है। यहाँ से बहुत सारे रूल होते हैं। एक रूल होता है एफर्ट वेज रिजल्ट का, एफर्ट वेज रिजल्ट, और दूसरा रूल होता है इवेंट वेज, या इवेंट बोलो या फिर आप इसको बोलो कॉज। कॉज के अंदर सब कुछ आ जाएगा, कॉज वेज रिजल्ट। दो किस्म के रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक होता है एफर्ट वेज रिजल्ट। एफर्ट वेज रिजल्ट हमारा वॉल्यूम के साथ आता है, ठीक है। और कॉज वेज रिजल्ट, जैसे कि
एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, जिसको हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कह सकते हैं, जिसको हम न्यूज़ कह सकते हैं, जिसको हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, जिसमें हम जियोग्राफिकल कंडीशंस कह सकते हैं, जिसके अंदर हम कन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं, वार कह सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो किसी कंट्री के साथ मुंसलिक होते हैं या फिर वर्ल्ड लेवल के ऊपर होते हैं, उनकी वजह से मार्केट का गिरना, उनकी वजह से मार्केट का बढ़ना, उनकी वजह से मार्केट की वॉलेटिलिटी आना, ये सब हम बोलते हैं ये कॉज वेज रिजल्ट है। मतलब हर एक रिजल्ट का कोई ना कोई कॉज होगा। जैसे अभी आपने सवाल पूछा था मेहता आपने कि अब मार्केट फॉलो नहीं कर रही थी, इट मींस देयर विल बी एनी कॉज। वो कॉज क्या हो सकता है? न्यूज हो सकती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन हो सकती है, वेदर कंडीशन हो सकती है, किसी हाई जो है ना किस्म का कोई बंदा है, बहुत ज्यादा जो है ना इफेक्टिव बंदा है, उसकी स्पीच की वजह से हो सकता है, या किसी कंट्री का रिजल्ट आने वाला है एक दो दिन में। ये भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आज न्यूज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आज मार्केट अच्छी होगी। हो सकता है कल जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, कल के दिन जो न्यूज आने वाली है, उसकी वजह से लोग अभी से ही मोहतात हो रहे हैं, बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आज का दिन छोड़ दो, आज बाइंग सेलिंग नहीं करो, कल की न्यूज करने के बाद देखा जाएगा। तो ये कल का भी रिजल्ट कॉज बन सकता है। तो कॉज वेज रिजल्ट बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। एफर्ट वेज रिजल्ट हमारे कंट्रोल में होता है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें क्या करना है, घटेगा तो क्या करेंगे। तो जो हमारे कंट्रोल में है वो एफर्ट वेज रिजल्ट का कानून, वो हम समझ सकते हैं। और वो कानून एफर्ट को मतलब हम बोलते हैं वॉल्यूम। एफर्ट मींस वॉल्यूम जो हम परचेज करते हैं, और रिजल्ट का हमारा होता है प्राइस। हम इसको प्राइस समझते हैं कि जो भी वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से प्राइस बनेगी। इट मींस वॉल्यूम कैसे होता है, कोई बाय करता है कोई सेल करता है, इसमें एफर्ट शामिल होती है। तो एफर्ट अगर होगी तो उसका रिजल्ट आएगा। अब ये मैच करना है कि वो रिजल्ट सही है या फिर वो रिजल्ट गलत है। सही होगा तो वैलिडेशन बोल सकते हैं, गलत होगा तो एनोमली बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम की जो रीडिंग होती है वो यहां से स्टार्ट होती है, इससे अलावा कोई ऐसी वॉल्यूम की रीडिंग नहीं है। फिर इसी के अंदर पहले हम इनकी कैंडल्स की साइज और उसके वॉल्यूम को समझते हैं, फिर इसके विक और उसके वॉल्यूम को समझते हैं। यहां पर अगर वैलिडेशन की बात करते हैं तो वैलिडेशन के अंदर आपको क्या मिला? वैलिडेशन के अंदर आपने पहले सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक को समझना है। सिंगल कैंडलस्टिक का मतलब कि अगर ये प्राइस ऊपर उठी है, इसका मतलब है कि इसके पीछे डिमांड है, इसके पीछे लोगों की डिजायर है कि हम बाय कर रहे हैं, आने वाले वक्त में प्राइस बढ़ेगी तो हमें फायदा होगा। अब वो बाय करा, यहां से वॉल्यूम बना, और इस वॉल्यूम के पुश से प्राइस ने ऊपर मूवमेंट की। अब जितना वॉल्यूम बना, क्या उसके हिसाब से प्राइस की मूवमेंट हुई? अगर हुई तो वैलिडेशन है इन सिंगल कैंडलस्टिक। अगर वॉल्यूम थोड़ा हुआ, प्राइस ने भी थोड़ा मूव किया। वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो प्राइस भी ज्यादा गिरी, लोगों ने ज्यादा सेल किया, लोगों ने कम सेल किया, प्राइस भी कम गिरी। तो ये अगर प्राइस इस तरीके से मैच कर रही है वॉल्यूम के साथ, इफ द वॉल्यूम इज मैचिंग विद द प्राइस मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड द वैलिडेशन। और वैलिडेशन इन सिंगल कैंडलस्टिक हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताएगा। लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, हमें 2 से 3 कैंडलस्टिक को रीड करना होता है, एक कैंडलस्टिक को रीड नहीं करना होता। तो 2 कैंडलस्टिक को रीड करने का मतलब कि अगर पहली कैंडल और दूसरी कैंडल, इसका वॉल्यूम दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, पहली कैंडल के साथ वॉल्यूम बड़ा है, कैंडल की साइज भी बड़ी है, दूसरी कैंडल के साथ वॉल्यूम छोटा है और उसकी साइज भी छोटी है, तो ये प्राइस माना जाएगा दैट प्राइस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मींस दिस मूवमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वॉल्यूम हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस के बारे में बताता है। वॉल्यूम ये नहीं बताता कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द ग्रीन या नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द रेड, ये हमें वो नहीं बताता। ये बताता है कि ये मूवमेंट स्ट्रांग है। अब हम अपने माइंड इस्तेमाल करें एज अ प्राइस एक्शन का माइंड। जब 2 कैंडलस्टिक बायर की स्ट्रांग हो और ऊपर से कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, तो अगली कैंडल क्या बन सकती है जी? ग्रीन। ग्रीन बन ग्रीन। सकती है। ग्रीन सर। लेकिन वॉल्यूम ये सिग्नल नहीं दे रहा। वॉल्यूम क्या बता रहा है कि द प्राइस इज स्ट्रांग, और हमने अपना माइंड लगाना है कि अगर प्राइस स्ट्रांग है, ऊपर से रेजिस्टेंस भी नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है, तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक परफेक्टली वो ग्रीन हो सकती है। इस तरीके से एक छोटी मूवमेंट का छोटा वॉल्यूम, बड़ी मूवमेंट का बड़ा वॉल्यूम बन जाए और ऊपर से कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दैट द नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैन बी ग्रीन कैंडल। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन क्या दी वॉल्यूम ने कि ये मूवमेंट क्या है, वीक मूवमेंट है या स्ट्रांग मूवमेंट है? रॉन्ग।
स्ट्रांग मूवमेंट। तो वॉल्यूम हमें क्या बताता है? द प्राइस इज स्ट्रांग और द प्राइस इज वीक। अब इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा और मिसाल दूं, आगे मैं वो चीजें क्लियर करूंगा। अगर मैं एक बुलिश इंगल्फिंग को ट्रेड करना चाहता हूं, या बुलिश इंगल्फिंग से कोई भी पैटर्न बनता है अलावा उसको मैं ट्रेड करना चाहता हूं, बुलिश इंगल्फिंग के ट्रेड करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक ग्रीन होगी या नहीं होगी, मुझे इसके लिए क्या देखना पड़ेगा सबसे पहले? कोई बताए मुझे। सर नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन के बाद नेक्स्ट कैंडल आएगी उसको देखेंगे। नहीं, हम समझते हैं कि अगली कैंडल ग्रीन बनने वाली है। क्या समझ रहे हैं? कि अगली कैंडल ग्रीन बनने वाली है। तो अब हमें अगला ट्रेड करना है बाय का। तो इस बाय करने के लिए हमें क्या क्या चीजों को देखना पड़ेगा कि मैं बाय करूं या नहीं करूं? वॉल्यूम, ओके, एंगल्फिंग, वॉल्यूम हमने देखा कि एंगल्फिंग। रेड कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है। तो वॉल्यूम इस इंगल्फिंग का स्ट्रांग है। एक कंडीशन हमें मिल गई कि हमने वॉल्यूम को देखा कि इस इंगल्फिंग पैटर्न का वॉल्यूम स्ट्रांग है। स्ट्रांग वॉल्यूम है तो हमें बाय करना चाहिए। दूसरी कंडीशन कोई बताए? सर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सर ट्रेंड, सर अगर वो ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में अगर ये इनगल्फिंग बनेगा बुलिश, तो सर वो इतना काम नहीं करेगा। अगर वो अप ट्रेंड होगा तो उसमें ज्यादा काम करेगा। ठीक है, हमने ट्रेंड की कंडीशन भी इसमें ऐड कर दी कि ट्रेंड भी हम देख सकते हैं कि ट्रेंड हमारे फेवर में है या नहीं है। दो कंडीशन हो गए। अभी वो मेन कंडीशन नहीं है जो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे बताओ। और कोई कंडीशन बताओ। सर स्पोर्ट देखेंगे सर। ओके, ऐसे ना अभी भी ये भी पैटर्न चाहिए सर, पैटर्न वो मेन कंडीशन नहीं है। सर कंटिन्यूस। गैप अप गैप डाउन, सर गैप अप गैप डाउन। नहीं, वो कंडीशन नहीं है कोई भी। देखें, एक बात है ना, देखो बात सुनो। द मार्केट मूवमेंट इज लाइक अ वार मूवमेंट। ये एक मैदान है जंग का। जंग के मैदान में मैं मोर्चे के अंदर बैठा हुआ हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं मोर्चे से निकल के बाहर आके लड़ाई करूं। तो मोर्चे से बाहर निकलने से पहले मैं क्या देखूंगा? अच्छा अच्छा, मोमेंटम। चारों तरफ की हालत सर। चारों तरफ के हालात। मतलब मेरी पार्टी अगेंस्ट कौन सी है? मैं बायर हूं, तो मेरी अगेंस्ट पार्टी कौन सी है? सेलर। सेलर। मैं देखूंगा कि सेलर वीक हुए हैं या नहीं हुए। अगर वीक हुए हैं तो ये पैटर्न काम करेगा। सेलर अगर वीक हुए हैं तो वीक ये पैटर्न काम। काम करेगा। भले ये एंगल्फिंग कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, ये एंगल्फिंग कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अगर पीछे से सेलर स्ट्रांग है तो वो अटैक करेगा या नहीं करेगा? बताएं, क्या समझ में आता है? करे। ठीक है। लाजमी करेगा सर, लाजमी अब करेगा। अगर ये सेलर स्ट्रांग है, ये सेलर अगर स्ट्रांग है, तो ये इंगल्फिंग के पैटर्न को कामयाब होने नहीं देगा। अगर ये जो सेलर है, ये दो कैंडलस्टिक सेलर की ये वीक है, ये क्या है? वीक है। वीक। और पैटर्न बायर का स्ट्रांग है। तो यही तो बायर को ओके चाहिए कि ओके। सेलर वीक होंगे तो हम ऊपर जाएंगे ना, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। वीक होने के लिए इसको एनामली होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एनामोली, हाँ यस। एनामोली। एनामली। तो अब जब सेलर के बीच में एनामली आ गई, सेलर के बीच में क्या आ गया? एक एनामली आ गई, राइट। यस सर। तो ये इंफॉर्मेशन किसको गई? बायर्स। बायर ने क्या क्या सुना बायर्स कि सर। बायर ने देखा कि सेलर वीक हो चुके हैं। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन देखी कि बायर अगर सेलर वीक हो चुके हैं तो बायर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से बायर का पैटर्न स्ट्रांग है या वीक है, वो देखा कि पैटर्न भी स्ट्रांग है। दो कंडीशन हो गई। पहले सेलर वीक, पहले क्या हुआ? सेलर वीक हुआ। उसके बाद फिर बायर क्या हुआ? स्ट्रांग हुआ। स्ट्रॉन्ग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एसएनआर है कि रुकावट कोई है कि नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब है इस पैटर्न को काम करना चाहिए, इस पैटर्न को काम करना चाहिए। तो किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने से पहले हमें यह देखना है कि इस पैटर्न की अपोजिट पार्टी वीक है या स्ट्रांग है। ओके। आप याद रखें, देखो ये वाली पॉइंट मिसिंग थी। जब आप पैटर्न की ट्रेडिंग मैंने सिखाई, मार्केट साइकिल सिखाई, सब कुछ सिखाया, तो जब मार्केट साइकिल में बाय कर रहे थे या किसी पैटर्न के बारे में बाय कर रहे थे, तो बाय करने से पहले हमने ये देखना जरूरी है कि सेलर हमारी वीक है कि नहीं है। अगर वो हमसे ही ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर हम हमारा पैटर्न कैसे काम करेगा? नहीं करेगा वो पैटर्न काम।
डेफिनेटली। तो हमें यह देखना जरूरी है कि हमारे सेलर जो हैं वो वीक हुए कि नहीं हुए। तो अब अगर अगर वीक नहीं हुए, अगर वीक नहीं हुए, जैसे कि छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा बना और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा बड़ा बना, अब यहां पर मैं इसको बोलूं कि सेलर वीक नहीं है, सेलर क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग है। सेलर भी स्ट्रांग है, साथ में बायर भी स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रॉन्ग पार्टी स्ट्रांग है। Strong तो है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर अगर बायर भी आएगा तो वीक कैंडल बनेगी, सेलर भी आएगा तो वीक, क्योंकि यहाँ पर सेलर भी स्ट्रांग है, साथ में बायर भी स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग होंगे। तो अगली कैंडल का रिजल्ट क्या आएगा? जब दोनों पार्टी बहुत स्ट्रांग होंगी तो दोनों लड़ेंगे, और दोनों लड़ेंगे तो लाजमी दोनों कमजोर होंगे। इट मींस दैट रिट्रेसमेंट व्हेन कम्स व्हेन बोथ पार्टीज आर स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग जब दोनों स्ट्रांग होते हैं तो फिर बायर चुप कर जाता है। बायर बोलता है कि चलो सेलर मुझे कंफर्म कर दे कि मैं स्ट्रांग हूं या फिर अभी भी वीक हो चुका हूं। तो सेलर आगे कंफर्म करता है, रिट्रेसमेंट बनती है, फिर हम उसके हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हम पैटर्न को ट्रेडिंग करते हैं, जो मैंने आज तक लोगों से रिव्यूज जो मेरे पास आते हैं, लोग ये समझते हैं कि एडम वैलिडेशन मींस द नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन। नहीं, वैलिडेशन मींस that the buyers are strong or buyers are weak। तो यहां पर ये बताता है कि बायर स्ट्रांग हैं कि नहीं है। तो यहां पर क्या बना वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर बायर क्या है? स्ट्रांग है। ये बायर क्या है? स्ट्रांग है। ये स्ट्रॉन्ग सेलर क्या है? स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग और ये वाले सेलर क्या है? स्ट्रांग है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग अगर आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई एक कोई बंदा आपको पीछे से बोले कि यार बायर स्ट्रांग है, तो आप कभी भी सेल नहीं करोगे। जब कोई आपको बोले कि सेलर स्ट्रांग है बहुत, तो आप कभी भी बाय नहीं करोगे वहां पर। तो आप क्या ढूंढोगे? अगर बायर स्ट्रांग है तो बाय की एंट्री ढूंढूं, और अगर सेलर स्ट्रांग है तो सेलर की एंट्री ढूंढूं। तो आप कोशिश ये करोगे, और ये कोशिश करोगे तो इसका फिर आपको क्या एनालिसिस करना पड़ेगा? अगर सेलर स्ट्रांग है तो ये आप मेक श्योर करोगे कि सपोर्ट तो नहीं है, नहीं है तो सेल करोगे, और सपोर्ट होगी तो अवॉइड करोगे। लेकिन इसका एक और भी पहलू है, ये प्राइस क्या है? सेलर की स्ट्रांग है, लेकिन नीचे क्या है? सपोर्ट है। सपोर्ट तो सपोर्ट की वजह से 1 मिनट 2 मिनट रुक सकती है, फिर वापस इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चल जाएगी। वजह क्या थी कि ये सेलर क्या थे? स्ट्रांग थे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग थे। अब ये वाले सेलर वीक हैं। ये वाले सेलर क्या हैं? वीक वीक हैं। तो यहां पर प्राइस भले रुके, भले सेलर आए, लेकिन एंड में क्या बनेगा? बायर एंट्री ले लेगा, बायर ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाएगा। अगर सेलर मोमेंटम में होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो 1 मिनट के लिए मार्केट रुक के फिर वापस इस ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। अब आप देखो कि जब ब्रेकआउट होता है तो आप कोई सवाल, किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, सर ब्रेकआउट के बाद में 5 मिनट के लिए सेल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? मुझे याद आ रहा है किसी ने सवाल पूछा था। तो देखो कि अगर सेलर आपके मोमेंटम में है, सेलर स्ट्रांग है, और वो 1 मिनट के लिए रुकेंगे, 2 मिनट के लिए रुकेंगे और ब्रेकआउट करेंगे, तब आप 5 मिनट के लिए मार्केट में नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन से ये रीड करते हैं कि बायर या सेलर स्ट्रांग है या फिर वो वीक है। अब देखें अगली एक स्लाइड के अंदर मैं ये चीज आप लोगों को दिखाऊं कि यहां पर मैंने सिग्नल दिया हुआ है कि भाई नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैन बी द ग्रीन कैंडल, बट इसका रीजन क्या है कि आपने एसएनआर को कंफर्म करना है। देयर विल बी नो रेजिस्टेंस एंड नो सपोर्ट। सपोर्ट न सपोर्ट होगी न रेजिस्टेंस होगी, इस सूरत में अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है। ठीक है। और यहां पर अगर देखें, जैसे कि यहां पर पहली और दूसरी कैंडल क्या थी? स्ट्रांग है। अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो साइज ऑफ प्राइस एंड साइज ऑफ वॉल्यूम इज मैचिंग टू ईच अदर। मैचिंग टू ईच अदर मींस द प्राइस इज स्ट्रांग। अगेन प्राइस इज मैचिंग विद द साइज। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ये मूवमेंट हो ना तो फिर स्ट्रांग होता है मार्केट। लोग समझते हैं कि अगर पहली छोटी हो, फिर बड़ी हो, फिर और बड़ी हो, तो ये स्ट्रांग मूवमेंट है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल की साइज कितनी है। ये देखना है कि अगर कैंडल बड़ी है, फिर छोटी है, फिर कैंडल मीडियम है, तो वॉल्यूम उसके हिसाब से होना चाहिए। पहले बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, फिर उसके बाद छोटा होना चाहिए, फिर छोटे से थोड़ा सा वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। तो ये मूवमेंट अगर है तो ये मूवमेंट स्ट्रांग मूवमेंट है। अगर इसका आपको छोटी कैंडल का बहुत बड़ा वॉल्यूम मिल जाए, उसकी दरमियानी कैंडल का उससे छोटा वॉल्यूम मिल जाए, और उससे बड़ी कैंडल का वॉल्यूम उससे छोटा मिल जाए, तो ये
तो वीक है ये, चाहे बायर की कितनी स्ट्रांग कैंडल्स दिख रही है, लेकिन ये मूवमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा वीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट है। तो देखो कैंडल की साइज से कैंडल की मूवमेंट का पता नहीं चला जा सकता, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता नहीं चला जा सकता, लेकिन जब उसका वॉल्यूम को देखते हैं तो पता चलता है कि इंटरनली बाइंग और सेलिंग हुई कितनी है, उसको देखना पड़ता है। ठीक है, वैलिडेशन आई थिंक क्लियर हो गया सबको। अब हम एनोमली को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, फिर हम इसका सेटअप बनाते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। बोल रहा हूँ सर, वो जो ग्रीन कैंडल का जो बीच में जो कैंडल है, हाँ जैसे मान लीजिए एनामोली का जो ग्रीन एनामोली साइड के जो ग्रीन का जो नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है, हाँ, वो ग्रीन कैंडल का अगर शेडो नीचे थोड़ा लंबा हो गया तो, नीचे शेडो लंबा हो गया तो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके ठीक है सर, थैंक यू। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर आएंगे अभी। ये देखें एनामली का मतलब क्या है। अब वैलिडेशन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, अब मुझे समझाने का कोई मतलब ज्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप इसकी अपोजिट इंफॉर्मेशन ले, जो वैलिडेशन में बताया इसका अपोजिट इंफॉर्मेशन ले लो। पहले बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा था, अब बड़ी कैंडल का वॉल्यूम क्या है, छोटा। छोटा। छोटी कैंडल का वॉल्यूम वहां पर छोटा था, अब छोटी कैंडल का वॉल्यूम क्या है, बड़ा। मैच नहीं हो रहा ना, वॉल्यूम और प्राइस मैच नहीं हो रहा है, यस इसका सर। मतलब है कि ये वीकनेस है। ये क्या नमस्कार। है, वीकनेस है। वीकनेस। पहले वहां पर ये बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम था, छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम था, लेकिन अब बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम और छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम मैच नहीं हो रहा। इट मींस दैट दिस प्राइस इज वीक। ये प्राइस क्या है, वीक है। अगर वीक है, अब सोचो, एक मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, वो क्या हिंट है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। क्या है, एक एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल पे वीक बायर क्लोज होंगे तो सेलर आएंगे, या स्ट्रांग बायर क्लोज होंगे तो सेलर आएंगे। वीक। सर मोस्टली सर वीक के चांसेस हैं। वीक होगा तो फिर सेलर आएगा, है ना। यस जी सर। सर। अगर वी, जी अगर सर। वी, अगर वीक बायर होगा रेजिस्टेंस के नीचे तो आराम से सेलर आ सकता है, और अगर बायर स्ट्रांग हो तो सेलर को सर तो भी आ सकता है। आने में तकलीफ तो होगी उसको ना, क्योंकि बायर प्रेशर देगा, सेलर प्रेशर देगा, बायर प्रेशर देगा, सेलर प्रेशर देगा। तो वीक कैंडल एक हैंगिंग मैन टाइप ऑफ कैंडल, एक पिन बार हैमर टाइप ऑफ कैंडल, या फिर एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल, या फिर एक पिन बार इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल बन सकती है। बड़ी कोई कैंडल बनने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन यहां पर अगर वीक होंगे तो ज्यादातर चांसेस क्या रहेंगे, सेलर आ सकते हैं। तो अगर कोई रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना चाहे, उस रेजिस्टेंस से पहले देख ले कि दो बायर के बीच में एनोमली है तो रेजिस्टेंस ट्रेड करूं, दो सेलर के बीच में एनोमली है तो सपोर्ट को ट्रेड करूं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में तब ट्रेड करूंगा जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एनोमली होगी। तो आपकी यस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो गई, ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गई, वर्किंग हो गई सर। वो सारी की सारी एसएनआर फिल्टर हो गई। चाहे अब वो भले कितने ही बायर यहां पर क्यों ना आए। फॉर एग्जांपल यहां से मैंने देखा कि 5 बायर की कैंडल्स आ रही हैं, कितनी, यहां पर हमने 5। देखा कि 4 से 5 कैंडल स्टिक बायर की बड़ी स्ट्रांग सी दिख रही है, वो आई। लेकिन आखिरी जो 2 कैंडल थी इसके अंदर क्या थी, एनामोली। एनामली। तो चाहे आपके कितनी भी ज्यादा कैंडल्स हों, लेकिन आपको पता चल गया ना आखिरी जो इसका कैंडलस्टिक की पोजीशन है वो वीक पोजीशन है, तो रेजिस्टेंस पे आएगा तो मार्केट में रिवर्स होगा डेफिनेटली। ठीक है, यस। तो एनोमली को एक तो ये तरीका हो गया इस्तेमाल करने का। दूसरा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक पैटर्न है, क्या है, एक एक पैटर्न है। ये बड़ी कैंडल है, उसका छोटा वॉल्यूम है, और छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, और यहां पर एक बुलिश का पैटर्न बनता है। कौन सा पैटर्न बना, एंगल। इंगल्फिंग, और इंगल्फिंग का वॉल्यूम बड़ा होता है। तो अब इंगल्फिंग के पीछे देखा जाए तो सेलर वीक है, यस सर। और यहां पर बायर को देखा जाए तो बायर उससे स्ट्रांग है। तो बायर को ज्यादा चांस है आगे कंटिन्यू करने का। सेलर वीक है तो वो क्या क्या ट्राई करेगा, वो तो बिल्कुल ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक हो चुका है। तो अब हम जब पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि 1 2 3 स्ट्रेटजी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 1 2 1। 1 2 3। 1 2 ये हो गया, और 3 हमारा ये हो गया। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सबसे पहले 1 2 की मीनिंग देख लो, और उसके बाद 2 3 की मीनिंग देख लो।
1 2 3 वीक होना चाहिए, 1 2 वीक होना चाहिए और 2 3 स्ट्रांग होना चाहिए। तो द नेक्स्ट आपको वन ग्रीन सर। बाय और सेल का सिग्नल मिलेगा। तो अगर यहाँ पर 1 2 सेल है, ठीक है, सेल वीक है, और 2 3 बाय है, वो बाय स्ट्रांग है, तो अगली कैंडल बाय की बनेगी, अगली कैंडल बाय की बनेगी। बाय की। तो अब जो CWRV कैंडलस्टिक विक रीडिंग विथ वॉल्यूम, सब ने ट्राई किया होगा, जिसने भी देखा होगा। 1 2 3 क्या होता है स्ट्रेटजी? 1 2 3 स्ट्रेटजी ये होती है, वो 1 2 में देखते हैं कि एनोमली है कि नहीं है, 2 3 में देखते हैं कि पैटर्न स्ट्रांग है कि नहीं है, और नेक्स्ट कैंडलस्टिक का डिसीजन किया जाता है कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द ग्रीन और नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द रेड कैंडल। ठीक है, अब यहां से ये पता चला हमें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर विक्स का क्या रोल हो सकता है? किसका? विक्स का विक्स। क्या रोल हो सकता है? कोई रोल यहां पर विक्स का नहीं होगा, चाहे इसका क्या भी विक होना चाहिए, विक से कोई फर्क इसका नहीं पड़ता। विक जहां पर फर्क पड़ता है वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि कहां कहां पर कौन कौन सी कैंडल्स के अंदर और कौन से स्ट्रक्चर के अंदर विक को रीड करना जरूरी होगा। यहां पर विक की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर बॉडी को देखा जाता है, वॉल्यूम की बॉडी, वॉल्यूम की जो कैंडल बनती है उसकी बॉडी को देखा जाता है और दो बॉडीज को कंपेयर किया जाता है कि किस तरीके से इसकी मूवमेंट बन रही है। अब 1 2 3 1 2 3 आपने समझ लिया। अब 1 2 3 4 की बात करो। किसकी बात करते हैं? 1 2 3 4। एक इंगल्फिंग पैटर्न के बाद एक हैमर बन जाए तो हैमर क्या होता है इंगल्फिंग पैटर्न के बाद? कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन। एक बड़ी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बड़ा और छोटी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम छोटा, तो ये वीकनेस हुई या स्ट्रेंथ हुई? सर स्ट्रेंथ हुई। तो अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए। इंगल्फिंग के बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न आ जाए तो मतलब नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द ग्रीन कैंडल। और अगर दोनों ग्रीन में आपस में वैलिडेशन है, मतलब क्या बायस भी स्ट्रांग है, तो अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए। दो कंफर्मेशन। अगर इस हैमर का वॉल्यूम इससे ज्यादा हो जाए तो मतलब के है तो कंटिन्यूएशन साइन, लेकिन बायर के बीच में क्या आ गया? वीकनेस आ गई, एनामोली आ गया। एनामोली आ गया, तो फिर वो कंटिन्यूएशन साइन हमारी काम नहीं करेगी मोस्टली। तो अब अगर वैलिडेशन है तो अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी। तो अब हमने पहले 1 2 3 को रीड किया तो 4 को ट्रेड किया, और जब हमने 1 2 3 4 को रीड किया तो 5 को ट्रेड किया। हमने इसको ट्रेड किया, हमने 5 को। तो हमने 4 को भी ट्रेड किया, साथ में 5 को भी। अगर आपने एक और थोड़ी सी लॉजिक सीख लो, अगर आपको यह पता चल जाए कि 1 2 किसके ऊपर क्लोज हुआ? एनामोली के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर। अगर आपको यह पता चल जाए कि 100% 1 2 किसके ऊपर क्लोज हुआ? एक सपोर्ट के ऊपर, तो आप 3 भी ट्रेड कर सकते हो क्योंकि मार्केट रिवर्स होगी। और फिर 3 बन गया तो 3 को आपने देखा कि 2 3 स्ट्रांग पैटर्न, पीछे सेलर वीक, 2 3 बायर का पैटर्न स्ट्रांग, तो 4 को ट्रेड कर सकते हो। फिर आपने जब 1 2 3 4 चारों को रीड किया तो आप 5 को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल कितनी कैंडलस्टिक आप ट्रेड कर सकते हो? चाहो तो 3 कैंडलस्टिक ट्रेड कर सकते हो। अब देखो कि 3 कैंडलस्टिक अपॉर्चुनिटी है, 3 में से यार कोई एक भी अपॉर्चुनिटी आप लोग दे लो तब भी तो ट्रेड यहाँ पर विन हो सकता है ना। चलो अगर 3 मुश्किल लग रहा है तो 4 को ट्रेड करो, 4 मुश्किल लग रहा है तो 5 को ट्रेड करो, लेकिन बाय या रीडिंग भी हो गई। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रांग पता है पॉइंट क्या पता चली, और जिसको अब आप लोग नहीं भूलोगे, वो ये भूलोगे कि अगर किसी भी बायर के पैटर्न को मैं ट्रेड करूं तो पहले मैं सेलर को देखूं कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। इसी तरीके से जब सेलर के पैटर्न को ट्रेड करोगे तो पहले बायर को देखोगे ये वीक है या स्ट्रांग है। अगर ये स्ट्रांग है तो फिर साइकोलॉजिकल पैटर्न बन जाएगा भाई। अगर यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है तो क्या बन जाएगा? साइकोलॉजिकल पैटर्न। 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द रेड कैंडल। अब ये भी फिल्टर हो गया। अब ये भी आपका फिल्टर हो गया कि साइकोलॉजिकल पैटर्न में कब ट्रेड करूं कब नहीं करूं। तो अगर 1 2 3 में 1 2 स्ट्रांग है और 3 वीक है तो साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करेगा। और अगर 1 2 3 में 1 2 वीक है और 2 3 स्ट्रांग है तो साइकोलॉजिकल पैटर्न काम नहीं करेगा, मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड नहीं करो। तो देखो चीजें ऑटोमेटिकली खुल गई।
सारी, Perfect, कि sir. कब मैं साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करूं, कब मैं डायरेक्ट पैटर्न को ट्रेड करूं, कब मैं किस तरफ जाऊं, इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन। कि आपको पता चल रहा है कि अभी में साइकोलॉजिकल पैटर्न मेरे लिए काम कर सकता है, अभी मेरे लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न काम कर सकता है, या रिवर्सल पैटर्न काम कर सकता है, रिवर्सल के बाद फिर अगेन कंटिन्यूएशन आती है, कंटिन्यूएशन ये काम करेगी कि नहीं करेगी, तो चीजें ऐसे मैच करनी पड़ेंगी। दिक्कत होगी थोड़ी सी, लेकिन तरीकेकार का पता चल गया कि साइकोलॉजिकल पैटर्न और एनामली और बुलिश पैटर्न और बियरिश पैटर्न, कंटिन्यूएशन साइन, सारी चीजें कैसे इकट्ठी हो गई ऑटोमेटिकली, साथ में वॉल्यूम भी, साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी, सारी चीजें इकट्ठी हो गई। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, साइकोलॉजिकल पैटर्न और ये वाले पैटर्न, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही चीज है, ये अलग अलग है ही नहीं एक दूसरे से। तो ये सारी चीज आपको समझ में आती है। अब आप एक चीज आप लोगों को जहन में आ रही होगी कि मतलब अगर हम वॉल्यूम को रीड ना करें तो साइकोलॉजिकल पैटर्न का कितना बड़ा गैप है। वो हर बार जो हम 2 दफा लॉस करते थे कि भाई ये पैटर्न काम नहीं करे, नहीं किया तो 2 दफा लॉस काउंट कर लिया, तो अगर ये हमने सीख लिया तो वो जो 2 दफा लॉस करने वाला सीन है वो भी खत्म हो जाएगा। Yes, exactly. तो इस तरीके से देखें, Yes, अगर sir. अब आप सिर्फ यहां पर एक चीज सिर्फ सोचें कि अगर कोई भी एक स्ट्रेटजी अधूरी सीखी जाए तो कभी उसमें सक्सेस नहीं मिल सकती। और ऐसे ही हर एक स्ट्रेटजी के सेटअप के साथ दूसरा सेटअप इन्फ्लुएंस करता है। अब यहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर किसने इन्फ्लुएंस किया? वॉल्यूम ने जो इंफॉर्मेशन दी, और इस बुलिश पैटर्न को कंटिन्यूएशन करने के लिए वॉल्यूम ने हमें बताया, और यहां पर हमने साइकोलॉजिकल पैटर्न को स्किप किया। तो ये सारी चीजें कैसे बनती हैं साथ साथ में, इनको देखना पड़ता है। फिर हम आगे चलते, एक और स्लाइड है, अभी चीजें बहुत सारी बाकी हैं वॉल्यूम के अंदर, अभी स्टार्ट है। यहां पर देखिए, सर मिलियनर बन गए सर हम तो। बस आप जो अप्लाई कर लेना ठीक है। अब यहां पर देखें, ये मल्टीपल एनामली है। पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के अंदर एनामली है। हम सब समझ रहे थे कि इस कैंडल को रिवर्स होना चाहिए था, क्योंकि बायर के अंदर वीकनेस आ गई, तो अब कैंडल को रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन रिवर्स नहीं हुई। रीजन? एनामली सर, एनामली तो सर ऑलरेडी है सर। एनामली है, लेकिन रेजिस्टेंस होगी तो रिवर्स कराएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस रिवर्स करवाती है ना, एनामली तो रिवर्स नहीं करवाती। एनामली तो बोलती है कि प्राइस इज वीक, ठीक है, लेकिन एनामली ये नहीं बोलता कि भाई अगर एनामली आ जाए तो अगली कैंडल रेड बनेगी पक्का पक्का। नहीं, एनामली बोलती है कि प्राइस वीक है, लेकिन रेजिस्टेंस यहां पर नहीं थी, तो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब याद रखो, अगर पहली और दूसरी कैंडल के अंदर एनामली बन जाए और दूसरी और तीसरी कैंडल के अंदर एनामली बन जाए, तो तीसरी कैंडल अगर एनामली बनती है ना, तो 95% चांस है कि ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी। किसके नीचे क्लोज होगी ये? Resistance. रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज। अगर 2 एनामली आपको साथ मिल जाए, मतलब कि 1-2 में भी एनामली देखो और 2-3 के अंदर भी एनामली देखो, 1-2-3 3 कैंडलस्टिक के अंदर 2 एनामली देखो, आप ट्रेड करो। अगर ट्रेड इन केस में लॉस हो जाए तो 1 स्टेप मार्टिंगल जाओ, वो आपका रिकवर हो जाएगा, 99% चांसेस होंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब जब वो मार्केट होगी ना, जब न्यूज आ रही होगी ना, तो फिर ये भी फेल हो जाएगा। जब न्यूज आ रही होगी तो ये भी फेल हो Fail. जाएगा। अब क्या है, अब एक नंबरिंग देते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, इंपॉर्टेंस किस चीज की है? सबसे पहले फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस है, नंबर 2 पे वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस है, नंबर 3 पे प्राइस एक्शन की इंपॉर्टेंस है। और हम प्राइस एक्शन पे सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, लेकिन उससे पहले 2 चीजें हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल और वॉल्यूम, क्योंकि ये सारी Volume. चीजें इकट्ठी हैं, सारी चीजें इकट्ठी हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। ये एज ए सर फंडामेंटल से सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, फंडामेंटल से मुराद? न्यूज, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। फंडामेंटल मतलब न्यूज। एनालिसिस होती है, 2 किस्म की ठीक है सर। एनालिसिस होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होती है जो हम वॉल्यूम के अंदर और प्राइस एक्शन के अंदर यूज करते हैं, और दूसरी होती है फंडामेंटल, जिसके अंदर रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, जिसके अंदर न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, ठीक है, अब वो पीछे वाली चीज आप समझ में आ गए। अब यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी पॉइंट और ऐड करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न बना, एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, और एक आउटसाइड बार, एक पियर्सिंग लाइन, एक इनसाइड बार और एक बुलिश हरामी।
इन सारे पैटर्न का वॉल्यूम देख रहे हैं कि रेड कैंडल से इंक्रीज हो रहा है, इट मींस दैट दीज पैटर्न्स आर स्ट्रांग, दीज पैटर्न्स आर Strong. स्ट्रांग। लेकिन इस पैटर्न के अंदर एक और खासियत भी है, आप देखें कि सब ग्रीन कैंडल का विक रेड कैंडल के नीचे वाले विक को क्रॉस कर रहे हैं, राइट। Yes, sir. अब याद रखो कि अगर ये विक एक इसको क्रॉस करेगा और पैटर्न स्ट्रांग होगा तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक ग्रीन बनेगी। नेक्स्ट कैंडलस्टिक क्या बनेगी? Green. अगर विक क्रॉस हुआ, ये पैटर्न स्ट्रांग है, तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक ग्रीन बनेगी। लेकिन हमने इंफॉर्मेशन क्या ऐड करनी है कि भाई हम तब ट्रेड करेंगे जब ये सेलर क्या होंगे? Anomaly. वीक होंगे, वीक होंगे। होंगे। तो हमारा ये वाला विक क्रॉसिंग वाला पैटर्न भी मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मोर स्ट्रॉन्गर हो तो जाएगा। ठीक है, अब 5 सिग्नल हमें तो ये मिले कि हम 5 इन पैटर्न को इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि एक तरफ से एनामली हो सेलर की, फिर बायर का पैटर्न स्ट्रांग हो और बायर का पैटर्न नीचे से विक क्रॉस कर रहा हो, तो अगली कैंडल को क्या करेंगे? बाय करेंगे। buy. ये बाय हमने कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा विन हो गया, तो विन होगा तो कोई ग्रीन कैंडल बनेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन जाए, तो इन्वर्टेड हैमर की बॉडी को देखो और ग्रीन कैंडल की दूसरी जो पहली कैंडल है उसकी बॉडी को देखो, तो सबसे बड़ी बॉडी पहली है और सेकंड नंबर पे बॉडी छोटी है। तो अगर ये प्राइस स्ट्रांग होंगे तो ऑटोमेटिकली तो सेकंड कैंडलस्टिक का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम कम। होना चाहिए, छोटा होना। छोटा होना चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं एक लॉजिक आप लोगों के माइंड में बिठाना चाह रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए आपको बैठ जाएगी। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्या है? प्रेशर। Seller. सर। किसका प्रेशर है? Seller. सेलर का। सेलर वॉल्यूम सेलर का। वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि ये सेलर का इसके अंदर प्रेशर का नहीं है, दिखने में लग रहा है, लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो सेलर का प्रेशर भी कम है, कम है। और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर सेलर ज्यादा। का प्रेशर का। और एनामल भी बन गई। यस सर, एक से पर। जब ऊपर से सेलर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑलरेडी बायर वीक हो जाएंगे ना, होंगे नहीं होंगे? होंगे सर। और बिल्कुल अगर सर। अगर एनामली अगर और वॉल्यूम जरूर ज्यादा होगा तभी तो प्रेशर ज्यादा होगा, और साथ में एनामली, एनामली का मतलब क्या होता है? वीकनेस। अगर इस प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब भी वीकनेस। तो अगर यहाँ पर ऊपर से विक हो लेकिन उसका वॉल्यूम क्या हो? कम हो, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले विक में प्रेशर नहीं है। ऊपर वाले विक में क्या है? प्रेशर नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रांग मूवमेंट है। तो अब देखो, अब आप आराम से समझ सकते हो कि एक रेड कैंडल आ जाए और उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर आ जाए, उसके बाद कौन आ जाए? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हैमर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसमें प्रेशर काउंट होगा। अगर इन्वर्टेड हैमर का वॉल्यूम कम होगा तो मतलब प्रेशर नहीं है। नहीं है। तो रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? छोटा। कम होगा तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ज्यादा होगा तो अगली कैंडल रेड बनेगी। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज बताऊं। ठीक है, चलो भाई, यहां पर एक रेड कैंडल को ऐड कर दिया मैंने। ये रेड कैंडल में आपस में एनामली नहीं है, वैलिडेशन है। क्या है इसमें? वैलिडेशन। वैलिडेशन है। और इस इन्वर्टेड हैमर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब बताओ अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड कैंडल सेलर। बनेगी। रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि Red candle। सेलर्स आर स्ट्रांग और बायर की कैंडल में सेलर का प्रेशर है, तो अगली कैंडल रेड बनेगी। 2 रेड 1 ग्रीन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? रेड। तो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल पैटर्न Red बोलता है, green। साइकोलॉजिकल पैटर्न बोलता है 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द रेड। और साथ में वॉल्यूम के एनालिसिस ने बोला कि वाकई में ये साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करना चाहिए, क्योंकि बायर की कैंडल के अंदर सेलर का ऊपर से प्रेशर आ रहा है और वो वॉल्यूम के प्रेशर के पता चल रहा है। तो देखो इस तरीके से। अब यहां पर अब एक और चीज, अब देखो सेलर के अंदर क्या आ गया? एनामली। एनामली। और बायर के अंदर प्रेशर कम है, तो इसका मतलब है कि बायर स्ट्रांग है, तो अगली कैंडल क्या बनेगी? अब ग्रीन। ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन बनेगी। देखो कि कितना कमाल है चीजों का। ठीक है, तो यहां पर अब ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से विक रीडिंग हम ऐसे करते हैं।
कि ऊपर से प्रेशर का मतलब सेलर का प्रेशर, तो वॉल्यूम को कम होना चाहिए। नीचे से प्रेशर का मतलब बायर का प्रेशर, तो बायर का वॉल्यूम कम होगा तो हैंगिंग मैन काम करेगा, पिन बार हैमर काम करेगा। तो आगे वो चलते हैं, उसका भी उसकी बारी आती है। ठीक है, इसके बाद अगली कैंडल हमारी क्या बनी, हैमर। तो हैमर के अंदर किसने प्रेशर डाला, सेलर आए थे, वीक सेलर आए थे, बायर ने उनको कंट्रोल कर दिया, तभी तो इसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ा। और पहली कैंडल की बॉडी को देखे और दूसरी कैंडल की बॉडी को देखे, वैलिडेशन के हिसाब से दूसरी कैंडल का वॉल्यूम कम होगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो हैमर का वॉल्यूम कम होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर रेड कैंडल के बाद हैमर आए तो हैमर का वॉल्यूम ज्यादा होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगी। अगर रेड कैंडल के बाद हैमर आए तो हैमर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब पता लगा कि हैमर स्ट्रांग है किससे, इस सेलर से, और सेलर के अंदर क्या होनी चाहिए, एनामली होनी चाहिए। एनामली होनी चाहिए, और हैमर स्ट्रांग होना चाहिए, अगली कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी। सर जी सर मतलब हम हैमर को, जैसे इन्वर्टेड हैमर को विक आता है तो हमें उसको शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि सेलर्स का प्रेशर आता है, लेकिन नीचे से यहाँ पर बायर का प्रेशर है तो इसकी वजह से इसका वॉल्यूम बड़ा ही बनेगा। बड़ा ही बनना चाहिए, इसका वॉल्यूम बड़ा बनना ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। और इसी तरीके से ठीक है सर। जब हम आगे चलेंगे इन्वर्टेड हैमर और इसके स्पिनिंग कैंडल के ऊपर, तो वॉल्यूम जो इसका प्रेशर है वो डाइवर्टेड प्रेशर है। क्या है इसका प्रेशर, डाइवर्ट प्रेशर है, जितना नीचे से उतना ऊपर से, तो इसका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। लेकिन जब सिंगल कैंडलस्टिक को ट्रेड करेंगे, किसको, सिंगल कैंडलस्टिक को, उस वक्त इस वक्त स्पिनिंग कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, उस वक्त इसका वॉल्यूम ओके ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब तो रिवर्सल पैटर्न है ना। अब क्या है ये, रिवर्सल। यहाँ पर अच्छा, कंटिन्यूएशन साइन है, यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न है, तो रिवर्सल पैटर्न का इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना ज्यादा चाहिए, तभी बाकी बड़ा ऊपर होना की तरफ चाहिए। जाएगा, बड़ा होना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल पैटर्न इसमें। यहाँ पर तो हम दो ग्रीन कैंडल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम यहाँ पर कम होना चाहिए, तभी वैलिडेशन होगा, तभी वैलिडेशन होगा। ठीक है। अब अच्छा सर। हाँ बोले। सर मतलब कि जब भी अगर ऐसे एनामली बनती है रेड की तो हमने क्या स्पिनिंग कैंडल का मतलब नीचे वाला काउंट करना है लेकिन ऊपर वाला काउंट नहीं करना वॉल्यूम में, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वो डबल मतलब कि 80% या 60% विक नहीं है। ठीक है। ठीक तो है। विक वो ठीक है काउंट सर। करेंगे जो कम से कम बॉडी से 50% से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब ये ठीक है 50% से सर। ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बोलने वाला था पर वो भूल गया, पता नहीं क्या थी वो, एक मिनट याद करूं। ऐसे बीच में बोलोगे ना तो मैं चीजें भूल जाता हूँ। सॉरी सर सॉरी। यहाँ पर मैं अब कोई ऐसी पॉइंट थी, चलो याद आ जाएगी मुझे वैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर रेड कैंडल्स की। ठीक है, जो अभी बायर की इंफॉर्मेशन पढ़ के आए, सेम इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देखें, सेम टू सेम इंफॉर्मेशन ये सही है। इसको ऐसे यूज करना है। तो ये 40 सिग्नल बनते हैं। कितने बनते हैं सिग्नल, सिर्फ ये 40। ये 40 सिग्नल बनते हैं। आप इसके अंदर थोड़ी सी एनामली वैलिडेशन वगैरह ऐड कर दो तो 40 सिग्नल यार हर 5-10 मिनट के बाद सिग्नल बन सकता है। ठीक है। और आप इसको इसी तरीके से ट्रेड करो, और जब जहां पर काम करे, हाँ मुझे वो पॉइंट याद आ गई। ठीक है, मैं पहले पॉइंट क्लियर करूं। अब इन सारी स्ट्रेटजीज का फिल्टर, अगर ये कंटिन्यूएशन साइन कंट्रोल विक के अंदर आ जाए तो काम नहीं करेगी। कि कोई भी कंटिन्यूएशन साइन या कोई भी पैटर्न कंट्रोल विक के अंदर नहीं आना चाहिए। कंट्रोल विक समझ में आ रहा है ना, पहली क्लास को रिव्यू करो। यस सर। ठीक है। जी जी सर बिल्कुल। तो कंट्रोल विक आपका क्या रहेगा, ये फिल्टर रहेगा। सारी चीजें सही हो, मतलब कि पैटर्न भी स्ट्रांग है, वैलिडेशन भी मौजूद है, लेकिन अगर प्राइस कंट्रोल विक के अंदर आ गई तो आपका उल्टा काम हो सकता है। तो याद रखें कि यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करता है, उसका रिजल्ट चेंज हो सकता है। वो इस वजह से क्योंकि आपने कंट्रोल विक को समझना है। कंट्रोल विक
आल्सो, क्योंकि ये एक हिडन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मार्केट इतनी आसान होती ना जितनी आज लग रही है, तो हर एक बंदा मिलियनेयर बन सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट भी सब कुछ जो है ना चीजें इस्तेमाल करती है, और वो चीजें भी जो हमें पता नहीं होती, हिडन चीजें होती हैं। ट्रेडर क्या क्या देखता है, एक विजुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखता है, एक पैटर्न को देखता है, वॉल्यूम सामने से है उसको देखता है। इन चीजों को देख के तो काम कर लेता है, लेकिन जो हिडन चीजें होती हैं वो जो है ना वो नहीं देख पाता। तो इसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है। अब दूसरी बात ये है कि वॉल्यूम कौन सा यूज करेंगे। आप लोग में से तकरीबन 80% लोग क्या यूज करते हैं, क्वार्टेक्स को यूज करते हैं। तो क्वार्टेक्स के अंदर जो वॉल्यूम Yes. दिखाया जाता है वो यूज नहीं करना ब्रदर्स। वो वॉल्यूम नहीं है, वो कुछ और ही चीज है। आप सब ने वॉल्यूम यूज करना है, या तो आईक्यू ऑप्शन का यूज करो, एक्यूरेट वॉल्यूम है, और उससे कम एक्यूरेट ट्रेडिंग व्यू का वॉल्यूम है। या तो ट्रेडिंग व्यू का वॉल्यूम देख चेक करो, या तो फिर आईक्यू ऑप्शन का एनालिसिस यहां पर करो, और ट्रेड कॉटेक्स पे करो। लेकिन कॉटेक्स का वॉल्यूम का जो ऑसिलेटर है अभी तक वो सही नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट के साथ मैच नहीं करता, वो किसी ब्रोकर के साथ भी मैच नहीं करता, ठीक है। तो वो आपने यूज नहीं करना। सही हो गया। सर वही ट्रेडिंग व्यू पूछने में की भी सर कर बहुत रहे हैं सारे अलग अलग ब्रोकर है सर, तो हर ब्रोकर का वॉल्यूम अलग अलग आता है, तो जी कौन सा सही बिल्कुल। ब्रोकर है, किसका यूज करें? हम बाइनरी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, हम आईक्यू ऑप्शन को देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वही देगा, सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। क्योंकि किसी भी ब्रोकर का जो वॉल्यूम है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, आईक्यू ऑप्शन का भी 100% एक्यूरेट नहीं है। हमने रीडिंग नहीं करनी ना कि अगर यहां पर 140 वॉल्यूम है तो वहां पर भी 140 होना चाहिए, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें यही देखना है कि अगर आईक्यू ऑप्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है पिछली कैंडल से, और दूसरे ब्रोकर में भी इंक्रीज होता है पिछली कैंडल से, तो मतलब हमारी बात सही है, जो हम समझ रहे हैं वो सही है। लेकिन वो नंबर के हिसाब से कि यहाँ पर 140 है तो वहां पर 145 क्यों है, हमने वो तो काउंट करना नहीं है। हमने काउंट करना है कि क्लस्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसा ना हो कि आईक्यू ऑप्शन में पिछली कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और दूसरे ब्रोकर के पास पिछली कैंडल से वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगा, और फिर ऐसा कंट्राडिक्शन फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको माने। तो बेस्ट ये है कि आप आईक्यू ऑप्शन सर का यूज करें। जी ब्रदर। सर एफएक्ससीएम भी तो एक बहुत बड़ा ब्रोकर है ना, उसका भी तो जेन्युइन आ सकता है ना सर? जी ब्रदर बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो फॉरेक्स का ब्रोकर है, बाइनरी का ब्रोकर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जी हम डायरेक्ट डेटा जो है ना, डायरेक्ट डेटा एक फॉरेक्स के ब्रोकर की ट्रेड नहीं करते। डेटा हमारे पास रिफाइन होके आती है, हर एक ब्रोकर की डेटा अलग अलग होती है, ठीक है। क्योंकि हर एक ब्रोकर का कोड प्रोवाइडर अलग होता है। अब जैसे कि आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक यूरो यूएसडी लिखो तो कितने पेयर खुल जाएंगे, कम से कम कोई 15 से 20 पेयर खुल जाएंगे। तो फिर आप देखते हो कि एफएक्ससीएम का मैं यूज करूं, ओएंडा का यूज करूं, या फॉरेक्स.com का यूज करूं, या मुख्तलिफ इस तरीके से आप यूज करते हैं। वो सब कोड प्रोवाइडर है, वो सब क्या है, कोड प्रोवाइडर है। और कोड प्रोवाइडर का मतलब होता है कि जो स्टॉक मार्केट है वहां से डेटा लेके हर कोई अपने हिसाब से बेचता है। ये भी काम है, आप लोग भी कर सकते हो। अगर आप लोगों के कॉन्टेक्ट अच्छे हैं तो आप स्टॉक मार्केट से डेटा ले लो, और आगे आप ऑफर करो दूसरे ब्रोकर्स को, तो ब्रोकर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम आपसे डेटा ले लेते हैं, आपको इतना मंथली चार्ज देंगे। तो इस तरीके से ये एक बिजनेस है। डेटा प्रोवाइडर अलग होता है, क्योंकि एक बात सोचो कि कोई ब्रोकर ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई ब्रोकर किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, सब ब्रोकर एक कंट्री में तो नहीं बैठे हुए ना, या सब लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर तो नहीं बैठे हुए, वो तो दुनिया के किसी भी कंट्री के साथ बैठे हुए हैं। तो वो ब्रोकर जो होता है अपने ब्रोकरेज हाउस में उसको डेटा चाहिए, तो डेटा प्रोवाइड करने वाले कौन है, वो डेटा प्रोवाइड करने वाले लंदन स्टॉक मार्केट और न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, या फिर टोक्यो के अंदर, या फिर जितने भी एशियन के सेशन है, सब मार्केट के अंदर वो लोग बैठे होते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास, और वही डेटा फिर आगे प्रोवाइड करते हैं, और वो ब्रोकर्स हमें शो करते हैं डेटा। लेकिन बाइनरी ऑप्शन का जो डेटा होता है वो रिफाइन होके आता है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल का डेटा आ जाए, रॉ डेटा आ जाए, जो फॉरेक्स में शो होता है वो रॉ डेटा शो होता है, लेकिन बाइनरी में अगर रॉ शो होगा तो कोई ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। तो बाइनरी में रिफाइन किया जाता है, कैंडलस्टिक की बॉडी, कैंडलस्टिक के विक को रिफाइन करके स्मूथ बना के फिर पेश किया जाता है, फिर हम उसको ट्रेड करते हैं। नहीं तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाए। आप खोले एक फॉरेक्स का चार्ट 1 मिनट का, आप देखेंगे कि कैंडलस्टिक के में बहुत ज्यादा गैप्स और पता नहीं किस किस तरीके से कैंडलस्टिक बन रही होंगी। तो ये फर्क होता है बहुत ज्यादा, ठीक है।
तो अभी ये टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी इस के ऊपर डिस्कशन होगी, क्योंकि अभी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन करनी है, फिर सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर अभी हमारी कुछ चीजें पेंडिंग में है। जहां जहां तक हमने कर चुके हैं उतना काम कीजिए, और कल के दिन फिर इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कल का दिन और परसों के दिन में हम वॉल्यूम को और सप्लाई एंड डिमांड वगैरह को सबको क्लियर कर देंगे, ये हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारा ट्रेडर साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, एप्लीकेशंस वगैरह ये रह जाएंगे। मिलते हैं कल की क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है? तब तक Thank के you, लिए sir. अल्लाह ओके, हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, Good night. थैंक यू सर, वेलकम अल्लाह हाफिज। वेलकम। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। सर